हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपको साउथ कोरिया के बारे में बताऊंगी। साउथ कोरिया में जॉब्स, असाइलम, साउथ कोरिया की टेम्पररी रेजिडेंस, परमानेंट रेजिडेंस, पासपोर्ट, और अगर किसी को साउथ कोरिया का इनविटेशन और गारंटी लेटर भी चाहिए तो उसका भी उसकी भी बात करेंगे, उसकी भी डिटेल बता दूंगी मैं आपको। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि साउथ कोरिया की ये डिटेल हमारा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि ब्राज़ील आने से पहले हम साउथ कोरिया में रहते थे और मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ कि हम 25 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुके हैं, लेकिन साउथ कोरिया में हमारा बिजनेस था और हम वहाँ पर रह रहे थे। तो हम ब्राज़ील पासपोर्ट लेने के लिए आए थे। आगे चलकर मैं आपको सारी डिटेल देती हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। लेट्स गेट स्टार्टेड। साउथ कोरिया 15 अगस्त 1948 को आज़ाद हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड पर 1945 में कोरिया एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइड हुआ था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कोरिया जापान के अंडर था और जापान के अनकंडीशनल सरेंडर की वजह से कोरिया को ऑक्यूपेशनल जोन्स में डिवाइड किया गया, यानी कोरिया ऑक्यूपेशनल जोन्स में डिवाइड हो गया एक्चुअली। इस वजह से जजीरा नुमा साउथ कोरिया का इंतज़ाम यूनाइटेड स्टेट्स ने कर दिया और दूसरी जानिब नॉर्थ कोरिया का इंतज़ाम सोवियत यूनियन, जो कि आजकल रशिया कहलाता है, रशिया ने कर दिया। अगर इस चीज़ पर बात करें कि यूएस और रशिया ने कैसे इनके इंतज़ामात संभाले, तो ये बहुत तवील टॉपिक हो जाएगा, बट इन फ्यूचर वी विल नो अबाउट इट। तो आज हम सिर्फ साउथ कोरिया की बात करेंगे। तो तक की सारी डिटेल की समरी ये है कि साउथ कोरिया का इंतज़ाम चूँकि यूनाइटेड स्टेट्स ने किया था, तो आज हम सब जानते हैं कि साउथ कोरिया इकोनॉमिकली एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, जिसकी बड़ी वजह यूनाइटेड स्टेट्स का कोरिया को सहारा देना है। साउथ कोरिया की पॉपुलेशन तकरीबन 51 मिलियन है। इसके कैपिटल सिटी का नाम सोल है और सोल की आबादी तकरीबन 10 मिलियन है और सोल सबसे बड़ा सिटी भी है। साउथ कोरिया का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। गवर्नमेंट सिस्टम प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है और लैंग्वेज कोरियन है। 95% से ज़ायद पॉपुलेशन लिटरेट है, यानी पढ़ी लिखी है। इनकी करेंसी वैसे तो लो है, लेकिन सैलरीज काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे कोरिया का 1,00,100 यूएस डॉलर बनता है और बेसिक सैलरी जो गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तस की गई है वो 2,000 यूएस डॉलर है। साउथ कोरिया की इकोनॉमी बिगेस्ट इकोनॉमीज इन एशिया है और 4 एशियन टाइगर्स की इकोनॉमी के साथ इसका शुमार होता है। इसका पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस पर 189 कंट्रीज में एंट्रीज हैं। ये दुनिया का दूसरे नंबर पर स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। सिंगापुर भी दुनिया का दूसरे नंबर पर स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है विद 190 कंट्रीज में एंट्री के साथ। दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट जापान का है, जिस पर 191 कंट्रीज में एंट्रीज है और सेकंड नंबर पर साउथ कोरिया का पासपोर्ट है। इससे सिर्फ नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर शेयर होता है। दुनिया की फेमस टेक कंपनीज यानी सैमसंग और एलजी भी साउथ कोरिया की है और हुंडई और किया कार कंपनीज भी साउथ कोरिया की ही हैं। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली बस डाइवो, ये भी साउथ कोरिया से ही बिलोंग करती है, ये भी साउथ कोरिया की ही है। इसके अलावा साउथ कोरिया की और भी बहुत सारी मैंने ये जो मशीनरीज हैं, जैसे कि बड़ी जो क्रेन्स होती हैं, कैट एक काफ़ी फेमस ब्रांड है, वो भी साउथ कोरिया का ही है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं साउथ कोरिया के बारे में, फिर इसके पासपोर्ट और इनविटेशन लेटर्स की बात करेंगे। साउथ कोरिया इज़ द वर्ल्ड लीडर इन इंटरनेट कनेक्टिविटी।
Approximately 92% of the country's population are internet users, and they boast the world's fastest average connection speed. ताइक्वांडो साउथ कोरिया का नेशनल स्पोर्ट है। लोते वर्ल्ड जो कि सोल में है और दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर थीम पार्क है। साउथ कोरिया का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड्स बेस्ट सिस्टम में से एक है। मेडिकल सिस्टम दुनिया का बेहतरीन मेडिकल सिस्टम है। ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम भी बहुत एडवांस है और रेल सिस्टम एडवांस टेक्नोलॉजीज पर बिल्ड है। कोरियन में कॉमन कास्ट या सरनेम कह सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ बड़े कॉमन कास्ट हैं, जैसे कि बर्ट एक बड़ी फेमस सी कास्ट है। इसी तरह कोरिया में भी जो कास्ट हैं वो ली, पार्क और किम, आपको ये बहुत ज़्यादा लोग इन सरनामों से मिलेंगे, इन सरनेम्स के साथ मिलेंगे, जिनके मतलब बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके नाम सरनेम्स जो हैं वो ली, पार्क और किम होंगे। कोरिया का हर चौथा शख्स प्लास्टिक सर्जरी करवाता है। साउथ कोरिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है, क्योंकि कोरियन ड्रामास और मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत हासिल करते हैं इंटरनेशनली। और अब बात करते हैं साउथ कोरिया की इन्विटेशंस, टेम्पररी रेजिडेंस, परमानेंट रेजिडेंस, पासपोर्ट और जॉब वगैरह की। तो सबसे पहले वीज़े की बात करते हैं कि कोरिया का वीज़ा कैसे लगता है, वीज़ा लगवाने के लिए क्या प्रोसेस है। ऑल द प्रोसेस आई एम गोइंग टू डिफाइन इन डिटेल। तो कोरिया के वीज़े के लिए आपको कोरिया से किसी कंपनी से इनविटेशन लेटर और गारंटी लेटर मंगवाना पड़ता है, और इनविटेशन लेटर और गारंटी लेटर की बेस पर वीज़ा बआसानी मिल जाता है। पाकिस्तान से ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं और आपके पास वर्क परमिट है तो आपका वीज़ा बआसानी इशू हो जाएगा। और इसकी एक डिटेल वीडियो, यानी एक वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, जिसमें ये सारी डिटेल दी गई है कि आप कोरिया का वीज़ा बाहर से, मतलब पाकिस्तान से बाहर से कैसे लगवा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में हैं और आपके पास वहाँ का वर्क परमिट है तो आपको वीज़ा बआसानी इशू हो जाएगा। इसकी जो डिटेल वीडियो है चैनल पे पड़ी हुई, आप उसको देखें और आपको वहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सारा प्रोसेस भी पता चल जाएगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है इस काम के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब आपको साउथ कोरिया का वीज़ा मिल गया, आप साउथ कोरिया पहुँच गए, तो सबसे आसान तरीका असाइलम का है। और असाइलम के लिए अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि आपकी होम कंट्री में आपको जान व माल का ख़तरा है, तो असाइलम अप्रूव हो जाता है। और जब असाइलम अप्रूव हो जाता है तो वहाँ पे एक स्टेटस मिलता है जिसको कहते हैं F2। F2 का स्टेटस का मतलब है PR, यानी कि परमानेंट रेजिडेंस। तो आपको कोरिया की परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है, यानी F2 स्टेटस मिल जाता है। और ये F2 साउथ कोरिया में PR रेजिडेंस को या PR को जो है वो F2 कहा जाता है। बहुत से लोगों का असाइलम रिजेक्शन स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना होने की वजह से होता है। तो अगर आपका प्लान है कि आपने जाके असाइलम लेना है तो आप उसके लिए अच्छी खासी तैयारी करके जाएंगे ताकि आपका असाइलम रिफ्यूज़ ना हो। अब इसको मैं थोड़ा और एलेबोरेट करती हूँ कि देखिए, जब आप असाइलम क्लेम करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो इस दौरान आपको G1 यानी G इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाला और 1 एक G1 का स्टेटस मिलता है। और ये जो G1 टेम्परेरी रेजिडेंस होता है, और G1 के बाद अगर आप वहाँ शादी कर लेते हैं तो असाइलम स्टेटस चेंज हो जाता है और आपको PR मिल जाती है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, ये जो G1 है, G जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में G होता है ये वो, और 1 एक, ठीक है, ये G1 नहीं है, G1 है। अगर कोई फैमिली वहाँ जाकर असाइलम अप्लाई करती है तो उस फैमिली को 6 मंथ्स तक पाकिस्तानी 1,05,000 रुपये मिलते हैं कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से, और 6 माह बाद
कहीं भी जॉब करने की, काम करने की परमिशन मिल जाती है। जब एक फैमिली जाके असाइलम लेती है तो उनको जॉब की परमिशन नहीं होती, इसलिए कोरियन गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है फाइनेंशियली। मंथली 1,05,000 फैमिली को देती है, और फिर जब उनका ये 6 मंथ का पीरियड फिनिश हो जाता है तो फिर जॉब करने की परमिशन मिल जाती है। अब मैं आपको जॉब का प्रोसेस बता देती हूँ। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है कि साउथ कोरियन गवर्नमेंट की मुख्तस शुदा सैलरी $2,000 है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए के दरमियान बन जाती है। ये बिल्कुल बेसिक काम की सैलरी है, यानी अगर आप किसी भी फैक्ट्री में काम करते हैं तो ये लीस्ट सैलरी अमाउंट है जो आप अर्न कर सकते हैं, और ज़्यादा हैवी काम पर फिर ज़्यादा सैलरी है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग और फेमस जॉब है कोरिया में, जिसे कोरियन में एराबाइट कहते हैं। एराबाइट में कंटेनर लोडिंग और कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम होते हैं, यानी थोड़ी हार्ड जॉब है ये, लेकिन इसमें डेली के $100 सैलरी मिलती है। अगर आपको जॉब, बिजनेस और इनविटेशन लेटर्स और गारंटी लेटर्स की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इवन ये असाइलम की भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई गाइडेंस चाहिए हो, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने हस्बैंड का नंबर दे दूँगी। आप उनको व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको ही इज़ अवेलेबल, सो ही विल गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन व्हाटएवर यू वुड लाइक टू हैव फ्रॉम हिम। अब एक और ज़रूरी बात वो ये कि अगर आप जॉब करके पैसे कमाना चाहते हैं तो साउथ कोरिया और जापान से बेस्ट कोई कंट्री नहीं है। लेकिन अगर आप पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो ब्राज़ील से बेस्ट कंट्री कोई नहीं है जो कम वक्त में पासपोर्ट इशू कर देती है। क्योंकि अगर आपका पर्पस पासपोर्ट लेना है तो ब्राज़ील इसके लिए बेहतरीन इंतखाब है। और अगर आप जॉब करके पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए देन साउथ कोरिया और जापान से बेस्ट कोई कंट्री नहीं है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं कि अगर कोई चीज़ आपको समझना है या कुछ पूछना हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे हस्बैंड का नंबर है, आप उनसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। खुदा हाफिज। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको थाईलैंड के बारे में बताऊंगी। थाईलैंड के वर्क परमिट, बिजनेस, और अगर आपके पास थाई वर्क परमिट है तो आप थाईलैंड से जापान, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कैसे जा सकते हैं, आज की वीडियो में इस सारी बात पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस सारे प्रोसेस का नॉलेज जो है वो प्रॉपरली मिल सके, एंड यू गाइस कैन गेट द होल नॉलेज ऑफ ऑल दिस प्रोसेस। सो बिफोर मूविंग ऑन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया में वाक़ है। थाईलैंड का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ थाईलैंड है। इसका पुराना नाम सयाम था। इसके 76 प्रोविंसेस हैं और ये मुल्क 11th सेंचुरी में साउथ वेस्टर्न चाइना से लोग यहाँ माइग्रेट हुए थे और उन्होंने ये मुल्क बनाया था। यानी थाईलैंड चाइनीज़ के एक ग्रुप जिनका नाम ताई था, उन्होंने ये मुल्क बनाया था। थाईलैंड अपने बॉर्डर म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया से शेयर करता है। इसके कैपिटल सिटी का नाम बैंकॉक है। 1511 में इसके सिटी अयोध्या में पुर्तगीज ने कदम जमाने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम हो गए। फिर 18 और 19 सेंचुरी में यूके और फ्रांस ने भी थाईलैंड पर हुकूमत करने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब ना हो पाए। यहाँ की लैंग्वेज थाई है, लेकिन ये टूरिस्ट अट्रैक्शन होने की वजह से
ऑलमोस्ट 90% लोग जो हैं वो बेसिक इंग्लिश बोल और समझ सकते हैं। थाईलैंड एक सिक्योर कंट्री है, लोग बहुत अच्छे और हेल्पफुल हैं, किसी किस्म का कोई रेसिज्म नहीं है। थाई लोग फॉरेनर्स की बहुत इज्जत करते हैं। यहाँ खाना पीना और रहना जो है वो बहुत ही सस्ता है, यानी रिहाइश अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही मुनासिब सी कंट्री है रहने के हिसाब से। इंडियन और पाकिस्तानी जो रेस्टोरेंट है वो लातादाद मिलेंगे आपको यहाँ पर। चाइना टाउन, पाकिस्तानी एरिया, लिटिल इंडिया और अरब कल्चर के लोग बैंकॉक में आबाद हैं। चाइना टाउन में चाइनीज, पाकिस्तानी एरिया का नाम है चरण कुरंग, और चरण कुरंग में पाकिस्तानी रहते हैं। लिटिल इंडिया फौराट एक एरिया है, वहाँ पर उस एरिया में जो है वो उस एरिया को लिटिल इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इंडियंस की जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो वहाँ पर ही यहाँ पर रहती है फौराट में। और नाना जो है यहाँ पे अरब कल्चर के लोग रहते हैं। नाना इज एरिया विद इन बैंकॉक। ये बैंकॉक में एक एरिया का नाम है नाना, और वहाँ पर अरब कल्चर के लोग रहते हैं। इसके अलावा और भी कई कौमें आबाद हैं। सिख कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है और थाई नेशनल है। सिख कम्युनिटी फौराट, प्रतुनाम, सुखमित, पतनाकान में रहते हैं और फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं थाईलैंड के वीज़ा की। तो सबसे पहले बताती चलूँ कि थाईलैंड एक टूरिस्ट कंट्री है, यानी दुनिया यहाँ सिर्फ टूरिज्म के पर्पज़ से आती है, लेकिन एटमॉस्फेयर, वेदर और सर्कमस्टेंसेस देखकर लोग यहाँ सेटल हो जाते हैं। टूरिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है और सिक्योरिटी भी साथ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैटर है। जैसा कि मैं शुरू में बता चुकी हूँ कि थाईलैंड जो है इट्स अ वेरी सिक्योर कंट्री। थाईलैंड में जापानीज की फ्रेंचाइजेस हैं 7-Eleven के नाम से, जो कि 24/7 ओपन रहती हैं, और ये जगह जगह में ये फ्रेंचाइजेस जो हैं वो वहाँ पर इन फ्रेंचाइजेस के सेटअप है। ये जापानीज बेस्ड फ्रेंचाइजेस हैं। सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ सिक्योर थाईलैंड इज़। आपको थाईलैंड में किसी बैंक के बाहर कोई सिक्योरिटी वाला नहीं नज़र आएगा, जैसे कि हमारे यहाँ बैंक्स के बाहर सिक्योरिटी वाले होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं ये 7-Eleven की है, और ना बाहर कोई सिक्योरिटी होती है और अंदर भी ऐसा कोई इशू नहीं होता। आप आराम से 24/7 जब आपका जी चाहे दिन में, रात में, व्हेनेवर यू वांट, जब भी कुछ चाहिए आप यहाँ से ये इजी एक्सेसिबल शॉप्स हैं। सो सिक्योरिटी इज वंडरफुल इन थाईलैंड, इन बैंकॉक। तो अब बात करते हैं बिजनेस की। यहाँ पर रेस्टोरेंट, गारमेंट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, टूरिज्म कंपनी का काफ़ी ज़्यादा बिजनेस है। और अगर आप ऐसी कोई फ्रेंचाइज, जैसे कि ये वीडियो पर आपको नज़र आ रही है आपकी स्क्रीन पर, ये फ्रेंचाइज भी लेना चाहते हैं तो यू गाइस कैन हैव दिस, इसमें भी कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं थाईलैंड के वीज़े की। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर थाईलैंड का वीज़ा रिक्वायर्ड है, जबकि इंडियन की थाईलैंड में एंट्री है। इंडियंस को थाईलैंड का वीज़ा नहीं चाहिए, पाकिस्तानी को चाहिए। आप थाईलैंड विजिट पर जाते हैं, लेकिन वहां जाकर आप इस विजिट वीज़ा को वर्क परमिट में चेंज कर सकते हैं। यहाँ बिजनेस करना आसान है क्योंकि वर्क परमिट आसानी से बन जाता है। यहाँ इंडियंस की काफ़ी वीज़ा एंड वर्क परमिट की एजेंसीज हैं, जो कि इस पूरे प्रोसेस यानी कंपनी रजिस्ट्रेशन, वर्क परमिट और whatever the legal process involved in this thing, कंपनी रजिस्टर करवाने में, वर्क परमिट लेने में, वो सारे इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ऑफ कोर्स यू हैव टू पे देम, कुछ उनकी फीस होती है, लेकिन ये एजेंसीज जो हैं वो इंडियंस की हैं, तो बहुत ज़्यादा इस काम में हेल्प कर देते हैं। आपको यहाँ कोई सा भी बिजनेस आप यहाँ कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ।
तो इट्स अप टू यू कि आप किस किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि थाईलैंड से जापान, साउथ कोरिया, यूरोप, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए का वीज़ा कैसे लगवाया जा सकता है और कैसे लगते हैं। और लोग जो हैं वी नो सम पीपल जो कि यहाँ से ऐसे वहाँ से ऐसे वीज़े लगवा कर गए हुए हैं। तो सबसे पहले आपके पास कंपनी रजिस्टर हो और उसका वर्क परमिट, फिर 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट हो, बैंक में अकाउंट बआसानी ओपन हो जाता है। अब एक ज़रूरी पॉइंट वो ये ज़्यादातर लोग जो यहाँ जाते हैं, इंडियन जो यहाँ थाईलैंड जाते हैं, वो फ्रेश पासपोर्ट होल्डर होते हैं। फ्रेश पासपोर्ट होल्डर मतलब कि उनके पासपोर्ट पर कोई और वीज़ा नहीं लगा होता, सिर्फ थाईलैंड का ही वीज़ा लगा होता है। तो जब थाई का वीज़ा लगवाते हैं तो वो थाई चले जाते हैं, तो वो एक फ्रेश पासपोर्ट है, ठीक है। और उस पर कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो क्या होता है कि ऐसे जो पासपोर्ट होल्डर्स होते हैं उनको ट्रैवल हिस्ट्री बनाना जो है वो ज़रूरी होती है। और थाईलैंड से ये बहुत आसान है, थाईलैंड से ट्रैवल हिस्ट्री बनाना बहुत आसान है। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ कि थाईलैंड से अगर आप मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलिपाइन, हांगकांग की हिस्ट्री बना सकते हैं। आप इन कंट्रीज में जा सकते हैं हिस्ट्री बनाने के लिए, क्योंकि इन कंट्रीज़ की वीज़ाज़ जो है वो बड़ी आसानी से मिल जाती हैं और आपको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं होती ये वीज़ाज़ लगवाने में, ठीक है। तो थाईलैंड से आप मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलिपाइन, हांगकांग का वीज़ा विदाउट थर्ड पर्सन खुद ही आप ये वीज़ा लगवा सकते हैं। और दूसरा एक फ़ायदा जो है वो ये जो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का है थाईलैंड से, वो ये है कि टिकट्स बहुत सस्ती हैं। जैसे थाईलैंड से अगर आप सिंगापुर या मलेशिया जाते हैं तो $100 की टिकट मिल जाती है। अब इस चीज़ को नोटिस करें कि आपके पास कंपनी, वर्क परमिट, बैंक अकाउंट और ट्रैवल हिस्ट्री है, तो अब आप किसी भी डेवलप कंट्री का वीज़ा बड़ी आसानी से लगवा सकते हैं। ज़्यादातर लोग थाईलैंड में इसी पर्पज़ से जाते हैं, यानी हमारे जो एरिया के लोग हैं, इंडिया या पाकिस्तान के लोग, वो ज़्यादातर थाईलैंड इसी पर्पज़ से जाते हैं कि वहाँ पर जाकर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन, वर्क परमिट वाला, और उसके बाद जो है वो डेवलप कंट्रीज़ का रुख करते हैं। हम काफ़ी लोगों को जानते हैं जिन्होंने थाईलैंड से इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद स्विट्ज़रलैंड, यूएसए, जापान, साउथ कोरिया और ब्राज़ील के ब्राज़ील के जो वीज़ाज़ हैं वो लगवाए हैं और वो वहाँ जा भी चुके हैं। अब अगर आपको इस के बारे में मज़ीद कोई डिटेल, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, वर्क परमिट के बारे में, थाई के या कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो थाईलैंड से रिलेटेड हो, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने हस्बैंड का नंबर दे दूँगी, आप उनको कॉन्टैक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं। मैं उनका व्हाट्सएप नंबर मेंशन करूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो व्हाटएवर हेल्प यू गाइस नीड आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। ही विल बी अवेलेबल टू हेल्प यू गाइस। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। खुदा हाफिज़। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम साउथ अमेरिका की एक काफ़ी खुशहाल कंट्री की बात करेंगे। ये खुशहाल कंट्री वेनेजुएला है। वेनेजुएला अरब ममालिक से कई गुना ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स का मालिक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताती चलूँ कि ये आपकी स्क्रीन्स पर जो वीडियोस चल रही हैं ये वेनेजुएला की नहीं है। दीज आर जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस। और मज़ीद एक्सप्लोर करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। तो चले आगे बढ़ते हैं। वेनेजुएला साउथ अमेरिका में है। ये अपने बॉर्डर्स ब्राज़ील, गियाना और कोलंबिया से शेयर करता है। लिटरली इट इज़ बाउंडेड बाय द कैरिबियन सी, Atlantic Ocean, and then Brazil, Guyana and Colombia.
वेनेजुएला की 23 स्टेट्स हैं। इसकी कैपिटल सिटी का नाम काराकास है और ये प्राइमरी सेंटर ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स, एजुकेशन एंड टूरिज्म है। वेनेजुएला की पॉपुलेशन तकरीबन 29 मिलियन है और यहाँ 65 एयरपोर्ट्स हैं। अब पहले यहाँ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करते हैं और फिर इसके वीज़ा, पीआर और पासपोर्ट की बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। वेनेजुएला का नाम इटालियन वर्ड वेनिज़ुएला इटालियन वर्ड है जिससे ये लफ्ज़ वेनेजुएला निकला है। वेनेजुएला भी स्पेन की कॉलोनी था। 1830 में वेनेजुएला ने पूरे तौर पर स्पेन से आज़ादी हासिल की थी। पूरे तौर पर आज़ादी का मतलब कि 1811 में यहाँ पर इन्होंने आज़ादी की मुहिम चलाना शुरू की थी, लेकिन स्पेन ने उन्हें आज़ाद नहीं किया था। इट वाज अ काइंड ऑफ डेक्लरेशन कि ये आज़ाद है, लेकिन ये प्रॉपर तौर पे आज़ाद नहीं थी। फिर ये सिलसिला बढ़ता गया और 1825 में कुछ हद तक इनको आज़ादी हासिल हुई, जस्ट फॉर सम सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ, लेकिन प्रॉपर आज़ाद नहीं थे। लेकिन जो प्रॉपर आज़ादी, जो सही मायनों में आज़ादी जिसे कहते हैं, वो 1830 में वेनेजुएला ने हासिल की थी स्पेन से। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी स्पेनिश है। वेनेजुएला की करेंसी बोलिवर है। $100 का वेनेजुएला में 1000 बोलिवर बनता है। ये करंट जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन, उसमें वेनेजुएला की $100 के 1000 बोलिवर्स बनते हैं, जबकि जब यहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी थी, बेहतर थी, तो उस वक्त यहाँ की करेंसी इट हैज़ अ नाइस इमेज एंड स्ट्रॉन्ग इमेज था करेंसी का। वेनेजुएला इज home to one of the largest national parks in the world, named the Canaima National Park. Venezuela has 6 times Miss Universe and 5 times Miss World. बेसबॉल यहाँ का पॉपुलर स्पोर्ट है और वेनेजुएला को भी दरियाफ्त करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस थे। वो पहले यूरोपियन थे जो यहाँ पर आए और उन्होंने ही इसे दरियाफ्त किया, इसे डिस्कवर किया। जोरूपू यहाँ का नेशनल डांस है। वेनेजुएला में इटालियंस, पोर्तुगीज, जर्मन और स्पेनिश आकर आबाद हुए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स और फूड प्रोडक्ट्स यहाँ की मेजर इंपोर्ट्स हैं। दुनिया का सबसे हाईएस्ट और खूबसूरत वाटरफॉल एंजल फॉल भी वेनेजुएला में ही है और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट जो एंजल फॉल्स हैं वो वेनेजुएला में हैं। काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल्स हैं वेनेजुएला में। 2009 में कोक ज़ीरो यहाँ पर बैन कर दी गई थी। वेनेजुएला वो पहला कंट्री है जिसने 1863 में सजाए मौत का कानून ख़त्म कर दिया था। जो तमाम और वो तमाम क्राइम या वो तमाम जराइम जिनके रिटर्न में या जिनकी वजह से इंसान को सजाए मौत दी जाती थी, उनकी रिप्लेसमेंट अदर टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स के साथ, पेनल्टीज़ के साथ कर दी गई और पूरे तौर पर 1863 में यानी 1863 में ये जो लॉ था इसको एबॉलिश कर दिया गया कि किसी भी शख्स को किसी किस्म का भी वो जुर्म करे उससे सजाए मौत नहीं दी जाएगी। ये सजाए मौत वाला जो सज़ा है इसे किसी और किस्म की सज़ा के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। वेनेजुएला दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है जहाँ वाइल्ड स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ बर्ड्स की 1400 से ज़ायद इकसाम पाई जाती है। वेनेजुएला में गैस की कीमतें सारी दुनिया से सबसे ज़्यादा लो है, यानी जो वेनेजुएला है ये अपने लोगों को या अपनी विद इन द कंट्री गैस जो है वो बहुत लो प्राइसेस में देता है। बहुत लो प्राइसेस है गैस की। उसकी वजह ये है
کہ یہاں پر ان کے اپنے بہت سارے آئل ریزروز ہیں۔ وینزویلا کے پاس جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ عرب کنٹریز سے کئی گنا زیادہ آئل ریزروز ہیں، اور وینزویلا کے پاس جو دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہیں، پروون آئل کے جو ذخائر ہیں وہ وینزویلا کے پاس ہیں۔ 2017 کے اینڈ میں، آخر میں 2017 کے آخر میں کوئی 81 بلین بیرل جو ہے یہ ان کے پاس یہ ریزروز تھے، ان کے ذخائر کی کاسٹ بتائی گئی تھی۔ یہ پیٹرولیم پروڈکٹس کا بہت بڑا پروڈیوسر ہے، اور وینزویلا کی اکانومی میں جو امپورٹنٹ رول پلے کر رہی تھی، جو چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہی تھی، وہ ان کی پیٹرولیم پروڈکٹس تھی۔ لیک ماراکائبو یہاں کی لارجسٹ اور اولڈسٹ لیک ہے، اور اٹ واز اے ٹورسٹ اٹریکشن بیفور 2016، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 2016 سے 2020 تک، یعنی یہ تقریباً 4 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور اس 4 سال کے عرصے سے ان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اٹس ورس دین ایور۔ مارگریٹا آئلینڈ وینزویلا کی پرائمری ٹورسٹ انڈسٹری تھا بیفور 2016، لیکن 2016 کی جو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے ملک کی اکانومی اور بزنس اور ٹورزم ہر چیز پر بہت زیادہ نیگیٹو اثرات ہوئے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ بکھر کے رہ گئی ہے۔ وینزویلا کا ایک سٹی ہے جس کا نام پیرتو لا کروز ہے۔ یہ شہر اٹلی کے شہر وینس کی طرح جھیل پر بنا ہے، اور یہاں ہر کام کشتیوں میں کیا جاتا ہے۔ بچوں کو اسکول چھوڑنے سے لے کر شاپنگ کرنے تک تمام کام کشتیوں میں سر انجام دیے جاتے ہیں۔ جیسے نارملی شہروں میں یا گھروں میں بائکس ہوتی ہیں، کارز ہوتی ہیں، لوگ ان پہ اپنے سارے کام کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ہر گھر کی اپنی کشتی ہے۔ اگر کسی کو کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ اپنی کشتی نکالتا ہے اور اس میں جا کے اپنا کام کر کے واپس آ جاتا ہے۔ اٹ لکس ویری انٹرسٹنگ۔ اور جو یہ پورتو لا کروز، ماراکوئیبا، مارگریٹا آئلینڈ، یہ تمام جو ہیں یہ وینزویلا کے، اور کچھ ان کے واٹر فالز، یہ تمام جگہیں جو ہیں وہ وینزویلا کی بہت بڑی ٹورسٹ اٹریکشنز تھی، اور بہت زیادہ ٹورسٹ جو ہے یہاں پر آیا کرتے تھے بیفور 2016۔ 2016 سے پہلے تک وینزویلا ایک بہت اچھی کنٹری کنسیڈر کی جاتی تھی۔ پاکستانی ساؤتھ امریکہ میں سب سے زیادہ وینزویلا میں رہتے تھے، اور یہیں پر ان کے جو بزنسز تھے وہ وینزویلا میں ہی تھے، لیکن 2016 سے اب تک، یعنی 2020 تک، وینزویلا کی جو ورس پولیٹیکل سچویشن ہے اس کی وجہ سے جو لوگ وہاں پہ رہ رہے تھے، کچھ وینزویلینس بھی اور جو فارنرز تھے، وہ سب وہاں سے نکل گئے ہیں اور ادھر ادھر کے باقی ممالک میں آ گئے ہیں۔ بہت سارے جو پاکستانی وینزویلا میں بزنس کرتے تھے وہ یہاں برازیل میں آ کے سیٹل ہو گئے۔ 2016 تک وینزویلا کا ویزا بہت آسانی سے ملتا تھا، کیونکہ یہاں بہت زیادہ ٹورزم تھا۔ یہاں شادی کر کے پی آر اور پاسپورٹ مل جاتا تھا۔ اس کے پاسپورٹ پر ابھی بھی 132 کنٹریز میں انٹریز ہیں، جس میں سارا یورپ، یو کے، ساؤتھ کوریا وغیرہ شامل ہیں۔ اب اس کی پی آر کی بات کرتے ہیں۔ یہاں شادی کر کے پہلے 1 سال کا ویزا ملتا تھا، جس کو اسپینش میں ترانزی انتے کہتے ہیں، اور اسے ہر سال رینیو کروانا پڑتا تھا، اور پھر 3 سال بعد پی آر ملتی تھی جو 5 سال تک ویلڈ ہوتی تھی۔ اس کے بعد دوبارہ پھر ایک پی آر ملتی تھی، اور پھر اس پی آر کے فوراً بعد سٹیزن شپ اپلائی ہو سکتی تھی۔ یہاں کے یعنی کہ شادی کے بعد 8 سال کا پروسیس تھا پاسپورٹ تک کا، اور اسمال بزنس کی بیس پر بھی یہاں پہلے 1 سال کا ویزا مل جاتا تھا، اور سیم پروسیس سے پاسپورٹ مل جاتا تھا، یعنی کہ پہلے 1 سال کا ویزا ملتا تھا، پھر اس کے بعد جو ہر سال رینیو ہوتا تھا، پھر 3 سال بعد پی آر ملتی تھی، اور پھر 5 سال تک وہ پی آر ویلڈ ہوتی تھی، اور پھر جو ہے اس کے بعد پی آر کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ ایک پی آر ملتی تھی، اور اس پی آر کے بعد
फ़ौरन बाद सिटीज़नशिप अप्लाई हो जाती थी, और वो सिटीज़नशिप अप्लाई होने के बाद मतलब अप्लाई होने तक तकरीबन 8 साल का प्रोसेस लगता था पासपोर्ट हासिल करने का। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो साउथ अमेरिका की सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री ब्राज़ील है, और इसका पासपोर्ट का प्रोसेस भी काफ़ी आसान है। विद इन 2 इयर्स जो है बंदे को पासपोर्ट मिल जाता है, मतलब 2 साल तक पासपोर्ट जो है वो बंदे के पास होता है, और ब्राज़ीलियन पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग भी है। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो पैराग्वाय के बारे में है। पैराग्वाय ब्राज़ील का नेबर कंट्री है, और पैराग्वाय साउथ अमेरिका के सेंटर में है, इसलिए इसे हार्ट ऑफ साउथ अमेरिका कहा जाता है। आज हम पैराग्वाय के पासपोर्ट, वीज़ा और पीआर की बात करेंगे, और मज़ीद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानेंगे पैराग्वाय के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड रिमेंबर टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। लेट्स गेट स्टार्टेड। पैराग्वाय का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ पैराग्वाय है। ये साउथ अमेरिका की एक लैंडलॉक कंट्री है। इसका फ्लैग दुनिया का यूनिक फ्लैग है, जिसमें कोट ऑफ आर्म्स इस्तेमाल हुआ है। इसकी पॉपुलेशन 7 मिलियन है। यहाँ टोटल 14 एयरपोर्ट्स हैं। पैराग्वाय इस खिते के 3 जंगों में इन्वॉल्व रहा है। ये ट्रिपल अलायंस जो 1864 से 1865 और फिर 1870 तक अर्जेंटीना, ब्राज़ील और यूरुग्वाय के अगेंस्ट जो जंगें थी उनमें इन्वॉल्व रहा है। फिर 1932 से 1935 चोको वॉर जो कि बोलीविया के अगेंस्ट थी, और इसमें पैराग्वाय ने अपना बहुत सा जानी नुकसान भी किया इस जंग में, जो कि बोलीविया के साथ पैराग्वाय की जंग थी। पैराग्वाय भी एक स्पेनिश कॉलोनी थी। काफ़ी अरसे तक यहाँ डिक्टेटरशिप का राज रहा, लेकिन 2013 से डेमोक्रेटिक पार्टी के पास पैराग्वाय की गवर्नमेंट है, यानी कि अब यहाँ पर 2013 से 2020 चल रहा है, तो अब यहाँ पर डेमोक्रेटिक हुकूमत है। इसके कैपिटल का नाम असुनसियन है। असुनसियन इज़ ए बिगेस्ट सिटी, और इसकी पॉपुलेशन 6 लाख है। असुनसियन इज़ अ स्पेनिश नेम, तो क्योंकि ये स्पेनिश कॉलोनी था, सो इसलिए उन्होंने इसे स्पेनिश नेम ही, इसके कैपिटल को स्पेनिश नाम ही दिया था। पैराग्वाय में स्पेनिश और गुआरानी ज़ुबान बोली जाती है। ये अपने बॉर्डर्स ब्राज़ील, बोलीविया और अर्जेंटीना से शेयर करता है। पैराग्वाय की करेंसी गुआरानी है, और काफ़ी लो करेंसी है पैराग्वाय की। पैराग्वाय और ब्राज़ील की जंग में पैराग्वाय ने अपनी तकरीबन 2 नस्लें गंवा दी। आज पैराग्वाय में 5 विमेंस के मुकाबिल 1 मर्द होता है, यानी कि 5 ख़वातीन और फिर 1 बंदा, मतलब कि जो मेल पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। ये जो जंग थी, इसका मैं थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री बता दूं। पैराग्वाय की ये जंग जो हुई थी ब्राज़ील के साथ, इसमें ये जंग असल में यूके ने इन दोनों कंट्रीज़ के अगेंस्ट करवाई थी, क्योंकि यूके जो है वो यहाँ पर उन्होंने कोशिश की यहाँ पर आने की पैराग्वाय में, और तकरीबन थोड़ा सा उनका होल्ड भी रहा, लेकिन स्पेनिश आ गए। तो जब स्पेनिश आ गए तो स्पेनिश कॉलोनी बना ये, लेकिन फिर 1811 में शायद इन्होंने जो है ये स्पेन से अलग हो गया। लेकिन यूके चूँकि अपनी हार को तस्लीम नहीं कर पा रहा था, तो उन्होंने पैराग्वाय को, ब्राज़ील को जो है इस्तेमाल किया, और ब्राज़ील ने पैराग्वाय पर हमला कर दिया था। इससे ये कुछ पुरानी बात है, मतलब ये थोड़ी 19वीं सदी की बात है, और उन दिनों में पैराग्वाय एक अमीर कंट्री था,
इट वाज अ रिच कंट्री और काफ़ी खुशहाल मुल्क था ये। लेकिन जब ब्राज़ील के इस हमले के बाद, ब्राज़ील चूँकि आबादी में भी ज़्यादा था और आर्मी में भी ज़्यादा ही था, तो इस वजह से इन्होंने जो है वो पैराग्वाय का को एक तरह से सफ़ाए हस्ती से मिटाने की पूरी कोशिश की, जो कि ब्राज़ील की भी शायद बेवकूफ़ी थी। बेवकूफ़ी क्या नहीं, क्योंकि इन्होंने यूके के कहने पर उन पर हमला किया था। सो इस तरह से यूके की इन्वॉल्वमेंट में पैराग्वाय की जो नस्लें हैं तकरीबन उनको नुकसान पहुंचाया ब्राज़ील के थ्रू। एक दौर में पैराग्वाय इस रीजन का चाइना था। चाइना मतलब हर चीज़ की कॉपी बनाता था, आज भी बनाता है, लेकिन उस वक्त ज़रा ज़्यादा एक बड़े पैमाने पर ये काम कर रहा था पैराग्वाय, और सप्लाई देता था। ये कॉपीज़ बनाकर उनकी सप्लाई देता था, सप्लाई करता था उन कॉपीज़ को। जंगों के बाद पैराग्वाय ने अपना वो मकाम काफ़ी हद तक खो दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स जंग जो थी वो इकोनॉमी पर असरअंदाज होती है। फिर इनके पास उस लेवल की मैन पावर नहीं रही, तो इस वजह से वो ये तमाम चीज़ों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर दिया, बहुत ज़्यादा लो कर दिया। तो पैराग्वाय अभी भी प्रोडक्ट्स की कॉपी बनाता है, लेकिन चाइना की मार्केट शेयर्स ज़्यादा होने की वजह से पैराग्वाय की प्रोडक्शन उससे कई गुना कम है। लेकिन एक चीज़ जो कि पैराग्वाय की अभी भी है, मतलब ये जो कॉपीज़ वाली प्रोडक्शन है, ये अभी भी है, मैंने पहले ही बताया कि कम हो चुकी है। तो अगर ब्राज़ील में या अर्जेंटीना में या साउथ अमेरिका की किसी और कंट्री में कोई फर्ज करें कोई सेल फ़ोन है, तो अगर आपको ये सस्ते दामों में कम प्राइसेस में मिल रहा है, तो इट्स मीन कि वो पैराग्वाय मेड है। पैराग्वाय लैंडलॉक कंट्री होने के बावजूद एक बड़ी स्ट्रेंथ की नेवी ताकत रखता है, और ये बाकी तमाम लैंडलॉक कंट्री से ज़्यादा नेवी की ताकत रखता है। बोलीविया भी एक लैंडलॉक कंट्री है। लेट मी एक्सप्लेन यू कि लैंडलॉक क्या होता है। लैंडलॉक वो कंट्री है जिसमें कोई पोर्ट नहीं, समंदर नहीं होता, कोई पोर्ट नहीं होती, जैसे कि क्या कहते हैं उसको, एक होती है बहरी हार्बर्स जो हैं वो नहीं होते। सो यहाँ पर पोर्ट नहीं है, समंदर नहीं है, दरिया है लेकिन समंदर नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज़ अ लैंडलॉक कंट्री। बोलीविया भी एक लैंडलॉक कंट्री है, कोई बहरी रास्ते नहीं है, ठीक है। आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस कि बहरी रास्ते नहीं है, तो लेकिन इनके पास बहरी फौज है, और ये सबसे ज़्यादा जो है उन तमाम ममालिक से ज़्यादा बहरी फौज पैराग्वाय के पास है। और भी कई कंट्रीज़ हैं जो लैंडलॉक है, लेकिन उन तमाम के मुकाबले पैराग्वाय की जो नेवी है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ में है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पैराग्वाय एक लंबे अरसे तक डिक्टेटरशिप के अंडर था। पैराग्वाय जब आज़ाद हुआ तो उसके तकरीबन 60 साल तक यहाँ पर फौजी हुकूमत रही है, और डिफरेंट जो डिक्टेटर्स थे वो आए और उन्होंने ही पैराग्वाय की जो भागदौड़ है वो संभाली रखी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत से नाज़ी फॉलोअर्स जो थे, जो जर्मन, बहुत से नाज़ी फॉलोअर्स जर्मन्स, नॉर्मल जो आम जर्मन्स थे वो रशियंस, बेल्जियंस और जापानीज पैराग्वाय शिफ्ट हो गए थे, वो माइग्रेट हुए थे पैराग्वाय। और डिक्टेटरशिप की वजह से इन तमाम अक़वाम के लिए पैराग्वाय एक सेफ हेवन था। आज भी पैराग्वाय में इन तमाम अक़वाम की कॉलोनीज़ हैं, और इन्होंने अपनी अपनी ज़ुबान को भी ज़िंदा रखा हुआ है। गो कि ये तमाम रेजिडेंट्स स्पेनिश और गुआरानी ज़ुबान बोलते हैं, लेकिन अपनी लैंग्वेजेस को भी तरजीह देते हैं। 18वीं सदी में पैराग्वाय साउथ अमेरिका का तरक्की याफ्ता और अमीर मुल्क था। उस वक्त बहुत से यूरोपियन इंजीनियर्स यहाँ आए और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पर लगाई, और साउथ अमेरिका की जो रेलवे लाइन थी, जो फर्स्ट रेलवे की लाइन थी, वो साउथ अमेरिका में पैराग्वाय में बनी थी। तो जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि क्योंकि अमीर मुल्क था 18th सेंचुरी में, देन ये सारा सब कुछ देखते हुए जो यूके ने इन तमाम चीज़ों की एक हसद में कह सकते हैं कि उस हसद की वजह से फिर यहाँ पर अटैक करवाया था ब्राज़ील से। पैराग्वाय गैस और पेट्रोल बोलीविया से इंपोर्ट करता है। अब पैराग्वाय 99.9% बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स से हासिल करता है,
اور اس میں سے 75% ایتاپاؤ ڈیم سے آتی ہے. یہ ایتاپاؤ ڈیم جو ہے یہ برازیل کے پارانا اسٹیٹ میں ہے. یہ وہ ڈیم ہیں جسے پیراگوائے اور برازیل دونوں ہی مینیج کرتے ہیں. پیراگوائے میں ایک کمیونٹی مینونائٹس کے نام سے جانی جاتی ہے. مینونائٹس رشیا اور کینیڈا سے آئے ہوئے لوگ ہیں. یعنی کینیڈینز اور رشینز یہاں 1930 میں آئے تھے، کیونکہ اس دور میں پیراگوائے اٹ واز اے رچ کنٹری اور خوشحال ملک تھا، تو کینیڈا اور رشینز آ کر یہاں سیٹل ہوئے تھے. اور پھر مینونائٹس جو ہے ان کے کچھ اسٹرکٹ رولز ہیں. یعنی یہ جو رشین اور کینیڈین کمیونٹیز ہیں ان کے کچھ اسٹرکٹ رولز ہیں، کلچرل رولز، جس میں کہ جیسا کہ ایک ان کا رول ہے کہ ان کی جو لڑکیاں یا ان کے لڑکے جو ہے وہ اپنی کمیونٹی سے باہر شادی نہیں کر سکتے. اور یہ رولز آج تک ان کمیونٹیز میں فالو کیا جاتا ہے. فٹ بال پیراگوائے کا نیشنل سپورٹ ہے. پیراگوائے کی انڈسٹری میں شوگر کین، کاٹن، کارن، سویابین، ریئر کیٹل اور ٹمبر شامل ہیں. شوگر کین سیمنٹ اور ٹیکسٹائل انڈسٹری is also plays an important role, and sugar also is produced by Paraguay. Paraguay exports soybeans, cotton, meat and edible oils. پیراگوائے کی کیپٹل سٹی اسنسیون ہے، لیکن بارڈر کے قریب جو سٹی ہے جس کا نام سیویداد دیل استا ہے. سیویداد دیل استا اٹس اے اسپینش نیم. تو یہاں سارا بزنس ہوتا ہے. سیویداد دیل استا میں سارا بزنس ہوتا ہے. کیپٹل اسنسیون سے بائی روڈ 5 گھنٹے میں آپ سیویداد دیل استا آ سکتے ہیں، اور یہاں آئے بغیر یہاں آپ ویزا کے بغیر برازیل انٹر ہو سکتے ہیں. یعنی یہ جو بارڈر کے ساتھ سٹی ہے یہاں سے آپ بغیر ویزے کے بھی برازیل انٹر ہو سکتے ہیں، کیونکہ اوپن بارڈرز ہونے کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہے. بارڈرز اوپن ہے تو کوئی کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں آتا. کوئی انلیگل یا کوئی اور جو انلیگل کام کے زمرے میں آئے ایسا کوئی ایشو نہیں آتا. اور یہ بارڈر والی سٹی جو ہے سیویداد دیل استا بزنس کے لیے بہت اچھی ہے. یہ بزنس کے لیے کیسی اچھی ہے کہ برازیل اور ارجنٹینا میں جاپنیز کورینز اور بھی کئی بزنس کمیونٹی کے لوگ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں وہ برازیل میں ٹیکسز زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنا سامان یہاں منگواتے ہیں، یعنی پیراگوائے کی سٹی میں منگواتے ہیں اور پھر وہاں سے برازیل لے آتے ہیں. پیراگوائے کے پاسپورٹ پر 143 کنٹریز میں انٹریز ہیں. یہاں شادی کرنے سے PR مل جاتی ہے، لیکن کرپشن کی وجہ سے صرف ڈاکیومنٹس پورے کرنے سے بات نہیں بنتی. یو ہیو ٹو پے سم تھنگ اف یو وانٹ ٹو گیٹ PR، اور تقریباً 3 سے 4 ہزار $US دے کر آپ کو PR ملتی ہے پیراگوائے کی. PR 3 ماہ میں مل جاتی ہے، اور پھر PR کے 2 سال بعد آپ پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں. لیکن پاسپورٹ لینے کے لیے بھی آپ کو بیسک اسپینش اور پھر بیسک اسپینش آنی چاہیے جو کہ ضروری ہے، اور پھر پاسپورٹ لینے کے لیے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ پے کرنا ہوگا. یعنی کہ پھر سے انڈر ٹیبل رشوت دینی پڑے گی. یہاں پر کنٹری سائڈ کی طرف زمین سستے داموں میں مل جاتی ہے اور زمین خریدنے سے بھی PR مل جاتی ہے، لیکن رشوت بھی ضروری ہے. یہاں پر ہر کام میں رشوت لی جاتی ہے، اور یہ کام پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی رشوت دینی ہے. کوئی ایگزیکٹ نہیں ہے کہ اس کام کی اتنی رشوت ہے. سو اٹس ڈیپینڈ اپان دا ورک کہ کس قسم کا کام لینا ہے تو اسی کے حساب سے پیسے دینے ہیں. اور رشوت دینے کا صرف ایک ہی فائدہ ہے، وہ یہ کہ کام جلدی ہو جاتا ہے. اور یہ ساؤتھ امریکہ کا واحد کنٹری ہے جہاں پر ہر کام میں رشوت لی جاتی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پیراگوائے کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اور یہ جو ویڈیوز آپ کی اسکرین پر چل رہی ہیں یہ پیراگوائے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب دا چینل. اور اپنی کل جو ویڈیو آئے گی وہ اس میں پروسیس بتاؤں گی US بائی روڈ جانے والا، کہ برازیل سے آپ بائی روڈ US کیسے جا سکتے ہیں. سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب دا چینل.
And if you like this video, hit the like button. I'll see you in the next one. Khuda Hafiz. Hello everyone, how are you all? सबसे पहले तो आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज की वीडियो हमारी बाय रोड यूएस जाने वाले प्रोसेस की सीरीज़ का सेकंड कंटिन्यूशन है। आज हम बात करेंगे पनामा की। मैं आज आपको पनामा की सारी डिटेल दूंगी और कल हम बाय रोड यूएस जाने वाले प्रोसेस को जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें and don't forget to press the bell icon for the notifications of our upcoming videos. तो चलिए शुरू करते हैं। पनामा का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ पनामा है। पनामा सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका की ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल वो कंट्रीज़ हैं जो एक से ज़ायद कॉन्टिनेंट्स में लोकेट करती हैं, जैसे कि पनामा। पनामा जो है ये अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में लोकेट करती है। पनामा अपने बॉर्डर्स कोस्टा रिका और कोलंबिया के साथ शेयर करता है और कैरिबियन सी और पैसिफिक ओशन भी इससे मिलते हैं। पनामा की आबादी तकरीबन 4 मिलियन है। पनामा का कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी पनामा सिटी है। पनामा में जो नेटिव अमेरिकन या देसी कबायली रहते थे, जो यहाँ के रिहायशी थे एक्चुअल में, फिर 16th सेंचुरी में स्पेनिश कॉलोनिस्ट आए और इसे स्पेनिश कॉलोनी बना दिया। यानी कि बेसिकली ये नेटिव अमेरिकन की जगह थी, इंडिजीनियस जिन्हें कहा जाता है, तो ये इंडिजीनियस लोगों की जगह थी। पर स्पेनिश कॉलोनिस्ट 16th सेंचुरी में आए और उन्होंने इसे स्पेनिश कॉलोनी बना लिया। लेकिन बाद में इन्होंने, यानी ये जो पेनेमियंस हैं, इन्होंने स्पेन के साथ अपने राब्ते ख़त्म कर दिए और 1821 में ग्रान कोलंबिया और यूनियन ऑफ नोवा ग्रांडा एक्वाडोर और वेनेजुएला के साथ मिल गए। फिर ग्रान कोलंबिया 1831 में डिसॉल्व हो गई और पनामा और नोवा ग्रांडा रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया बन गए। फिर 1903 में पनामा कोलंबिया से अलग हो गया और 1904 से 1914 में यूएस आर्मी इंजीनियर्स ने पनामा कनाल बनाई। ये जब ये सेपरेट हुए 1903 में कोलंबिया से, उसके बाद यहाँ पर यूएस आर्मी ऑफिसर्स या आर्मी इंजीनियर्स ने यहाँ पर आकर तो ये कैनाल बनाई। इन 2018 Panama was ranked 7th most competitive economy in Latin America और ये पनामा कैनाल को 1/3 ऑफ द एंटायर इकोनॉमी जनरेट करके देती है। ये जो पनामा कैनाल है ये पनामा को 1/3 ऑफ द एंटायर इकोनॉमी जनरेट करके देती है, क्योंकि इसकी जो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी है इट्स डिपेंड अपॉन दिस पनामा कैनाल। आगे चल के हम इस कैनाल की भी थोड़ी सी बात करेंगे। Panama is the only place in the world where you can see the sunrise on the Pacific and set on the Atlantic. Panama लैटिन अमेरिका की पहली कंट्री है जिसने यूएस डॉलर को अपनी करेंसी के तौर पर एक्सेप्ट किया, यानी पनामा में यूएस डॉलर चलता है, यहाँ की करेंसी यूएस डॉलर ही है। पनामा की पॉपुलेशन तकरीबन 4 मिलियन है और सेंट्रल अमेरिका की स्मॉलेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। इन पनामा यू कैन स्विम इन द अटलांटिक ओशन एंड द पैसिफिक ओशन इन द सेम डे। पनामा की इकोनॉमी में डेवलपमेंट के सोर्सेज जो हैं उनमें जो है कार्गो शिप्स, एक्सपोर्टेशन ऑफ रिफाइंड पेट्रोलियम और टूरिज्म है। पनामा में जो बुनियादी मौसम है वो दिसंबर से अप्रैल तक ड्राई मौसम है और मई से नवंबर तक बारिश का मौसम है। पनामा में 976 इकसाम के बर्ड्स पाए जाते हैं, जो कि यूएसए और कनाडा से काफ़ी ज़्यादा हैं, और एनिमल स्पीशीज़ भी यहाँ पर बहुत टाइप की हैं।
پیناما کینال سے گزرنے والے تمام جہازوں کو ٹول پے کرنا ہوتا ہے۔ ٹول جہاز کے سائز اور سامان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ 2010 میں ایک نارویجین کروز شپ جس کا نام پرل کروز تھا، پرل کروز نے سب سے زیادہ ٹول پے کیا تھا، جس کی اماؤنٹ تھی $3,76,000۔ یہ اب تک کا سب سے زیادہ ٹول ہے جو پے کیا گیا تھا بائی دا نارویجین کروز شپ۔ Panama grows some of the world's finest coffee, which can be tasted at Starbucks and other coffee houses worldwide. پیناما میں دنیا کا سب سے بڑا ڈیوٹی فری زون ہے، کرنل فری زون ہے، جس کا سائز صرف ہانگ کانگ کے برابر ہے۔ پیناما کانسٹیٹیوشن اتنا اچھا ہے کہ یہاں پراپرٹی خریدنے میں سٹیزنز اور فارنرز دے ہیو دا سیم رائٹس، یعنی کہ اگر ایز اے فارنر بھی آپ پیناما میں پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ انہی سیم رائٹس سے خرید سکتے ہیں جو کہ پینامینز کے ہیں۔ بیس بال یہاں کا پاپولر سپورٹ ہے۔ پیناما is considered one of the best places for retirees given its affordable cost of living, great health care and use of the US dollar۔ اور پیناما میں بہت سے امریکن ریٹائریز آ کر رہتے ہیں، ایک تو ویدر کی وجہ سے کہ موسم اچھا ہے، دوسرا یہاں پر افورڈیبل کاسٹ آف لیونگ کی وجہ سے، اینڈ آف کورس ہیلتھ کیئر۔ پیناما کے پاسپورٹ پر 140 کنٹریز میں انٹریز ہیں، جس میں ساؤتھ امریکہ، ساؤتھ کوریا، نیوزی لینڈ اور یورپ شامل ہیں۔ اگر یہاں کوئی شادی کرتا ہے تو اسے پہلے 1 سال کا ریزیڈنٹ کارڈ ملتا ہے، پھر 2 سال کی PR اور پھر 3 سال بعد سٹیزن شپ اپلائی ہو جاتی ہے۔ پیناما ایک خوشحال اور رچ کنٹری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک سیکیور کنٹری بھی ہے with smallest population and United States currency۔ اور جہاں جن ممالک کی آبادی کم ہے ان ممالک میں اس سیٹ اپ کو مینیج کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اس لیے سیکیورٹی از ناٹ این ایشو۔ سیکیورٹی جو ہے یہاں پر آپ بالکل سیکیور فیل کریں گے، اٹس اے ویری سیکیور کنٹری۔ اور اگر اس کے اس سارے سسٹم کے برعکس، یعنی اس کے پاسپورٹ پر 100 کنٹریز میں انٹریز ہیں اور یہ یہاں پر بھی شادی کرنے سے پاسپورٹ مل جاتا ہے، تو اگر اس کے اپوزٹ ہم دیکھیں تو برازیل از دا بیسٹ آپشن۔ کیسے کہ برازیل میں جو ہے وہ 2 سال میں پاسپورٹ مل جاتا ہے، اور برازیل کی انٹری جو ہے وہ 170 کنٹریز میں ہے برازیلین پاسپورٹ کے ساتھ۔ سو جہاں پیناما میں پاسپورٹ جو ہے پہلے 1 سال کا ریزیڈنٹ کارڈ ملتا ہے، پھر 2 سال کی PR اور پھر 3 سال بعد سٹیزن شپ اپلائی ہوتی ہے، یعنی کہ 5-6 سال لگ جاتے ہیں پیناما میں پاسپورٹ لیتے ہوئے۔ پر یہی پروسیس جو پاسپورٹ کا ہے، اگر ہم برازیل کی طرف دیکھیں تو برازیل میں جسٹ 2 ایئرس، صرف 2 سال میں یہ پاسپورٹ مل جاتا ہے، اور 170 کنٹریز میں انٹری بھی ہے، یعنی اٹ از اسٹرانگر دین پیناما۔ اب تھوڑا سا میں بائی روڈ والے پروسیس کا بتا دوں، یہاں پہ صرف میں آج تھوڑا سا بتاؤں گی، باقی جو اس کا کمپلیٹ پروسیس ہے فرام بگننگ ٹو اینڈ اس کی ہم کل بات کریں گے، کل والی ویڈیو میں۔ تو برازیل سے جب US بائی روڈ جاتے ہیں تو پیناما ہی مین پوائنٹ ہے، اور اس کے جنگل سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ جنگل کوئی اتنا خطرناک نہیں ہے، بس وہاں پہ ذرا آبادی نہیں ہے اس لیے وہ جنگل ہے۔ تو یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سیکیورٹی چیکنگ ہوتی ہے، یعنی کہ ود ان پیناما جب آپ جنگل کراس کر کے پیناما پہنچتے ہیں تو پیناما کے اندر ہی آپ کی سیکیورٹی چیکنگ ہوتی ہے۔ سیکیورٹی چیکنگ کون کرتا ہے؟ یہ جو US آرمی ہے یا US جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ سیکیورٹی چیک کرتے ہیں، اور سیکیورٹی میں وہ کیا چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ شخص جو کہ اس پروسیس سے یا جو بائی روڈ آیا ہے، یہ بندہ
किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं। तो वो जो सिक्योरिटी चेकिंग है इसमें थोड़ा सा प्रोसेस लगता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और जब वो क्लियर हो जाती है तो उस सिक्योरिटी चेकिंग के बाद आपको पनामा से लीव लेटर मिलता है, ठीक है। और आप वो लीव लेटर रिसीव करने के बाद आराम से मेक्सिको पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये सबसे टफ पॉइंट है अमेरिका जाने के लिए, इसका जंगल और दूसरा सिक्योरिटी चेकिंग। सम टाइम सिक्योरिटी चेकिंग जो है आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियो, बट इट्स जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द सिचुएशन कि ये किस तरह से वहाँ पर डील होती है। इसलिए ये पनामा की वीडियो बनाई गई थी, और ये बनाई है कि ताकि आपको पता चले कि ये पनामा एक खुशहाल कंट्री है, सिक्योर कंट्री है, यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है विद इन पनामा। जब आप पनामा पहुँच जाते हैं तो आपको किसी किस्म के कोई मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि इंसान ही रहते हैं वहाँ पर। और सेकेंडली यहाँ पर यूएस की करेंसी चल रही है, और फिर लोग जो हैं वो सारे खुशहाल हैं, तो कोई वहाँ पर चोरी या लूट मार या जो कत्ल गलत है ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ सिक्योर एंड सेफ कंट्री। तो यहाँ पर सिर्फ आपको आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होगी पनामा में कि आपका कोई टेररिज्म किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई कनेक्शन या इस तरह की जो सेंसिटिव इश्यूज हैं वो आपके जो है वो चेक होंगे, और उसके बाद आपको लीव लेटर दिया जाएगा, और लीव लेटर के बाद आप मेक्सिको पहुंच जाएंगे। और फिर अगला जो प्रोसेस है वो हम कल की वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं पनामा लीक्स की, जो 2016 का बहुत हॉट टॉपिक था, खासकर हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में। तो और जिसकी बेस पर फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को सज़ा भी हुई थी, सज़ा सुनाई गई थी। पनामा पेपर्स जो कि एक मैसिव लीक्स था फाइनेंशियल फाइल्स का, पनामा की ऑफशोर लॉ फर्म मोज़ेक फंड्स का ये दुनिया की 4th लार्जेस्ट ऑफशोर लॉ फर्म है। इन्होंने काफ़ी कंट्रीज़ के पब्लिक फिगर्स को एक्सपोज किया था। ये डेटा एनोनिमसली जर्मन न्यूज़पेपर SZ को लीक हुआ था, एंड ऑल दैट डेटा वाज कलेक्टेड बाय पेनामियन ऑफशोर लॉ कंपनी या लॉ फर्म। तो ये जितना भी डेटा था ये पनामा की इस मोज़ेक फोंसेका जो ऑफशोर लॉ फर्म है, इन्होंने डेटाबेस से कलेक्ट किया था। और फिर नोबडी नोज़ कि ये कैसे जर्मन न्यूज़पेपर तक गया, लेकिन जर्मन न्यूज़पेपर ने फिर इसे एक्सपोज किया था 2016 में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पनामा। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, पनामा की भी समझ आई होगी कि ये किस किस्म की कंट्री है। एंड इफ सो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो don't forget to hit the like button. I'll see you in the next one. Hello everyone, how are you all? आज की वीडियो फर्स्ट सीरीज़ है उस प्रोसेस की जिसके बारे में हमें बहुत पूछा जाता है। प्रोसेस ये है कि ब्राज़ील से बाय रोड यूएस जाने का क्या तरीका है। तो ये प्रोसेस है जिसका हमें काफ़ी दफ़ा हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं हमें फ़ोन करके पूछते हैं। तो आज की वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में आपको 2 इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ का इंट्रो और डिटेल दूंगी, जो बाय रोड यूएस वाले प्रोसेस में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और हमारी फाइनल सीरीज़ जो कि 3rd वन होगी, उसमें ये सारा प्रोसेस बताऊंगी। आज की वीडियो में मेक्सिको के बारे में जानेंगे, ताकि जब हम बाय रोड वाली प्रोसेस की बात करें तो आपको हर चीज़ बआसानी समझ में आ सके। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं ये भी बताऊंगी कि मेक्सिको में PR यानी परमानेंट रेजिडेंस और पासपोर्ट लेने का क्या प्रोसेस है। So before proceeding, don't forget to subscribe the channel and remember to press the bell icon for the notifications of our upcoming videos. तो चलिए शुरू करते हैं। मेक्सिको नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है। इसका ऑफिशियल नाम यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट्स है। ये अपने बॉर्डर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ग्वाटेमाला और बलीज से शेयर करता है। कॉन्टिनेंट अमेरिका में मेक्सिको 5th लार्जेस्ट कंट्री है।
by area اور 11th most populous country in the world. میکسیکو کی پاپولیشن 130 ملین ہے. اس کے کیپٹل سٹی کا نام بھی میکسیکو سٹی ہے. اس کی آبادی 9 ملین ہے اور یہ میکسیکو کا سب سے بڑا شہر ہے. اس کی کرنسی میکسیکن پیسو ہے. میکسیکو is one of the largest economies in the world and the regional power. Mexico is considered to be one of the newly industrialized countries and an emerging power. Mexico is colonized by Spain اور یہاں کی لینگویج بھی اسپینش ہے اور دنیا میں سب سے بڑی اسپینش بولنے والوں کی کنٹری ہے. 16 سپٹمبر 1810 کو میکسیکو نے اسپین سے آزادی حاصل کی تھی. یونائٹڈ اسٹیٹس میں کیلیفورنیا، ایریزونا، ٹیکساس، نیو میکسیکو یہ بھی کبھی میکسیکو کا حصہ تھے پر یونائٹڈ اسٹیٹس نے ان پر قبضہ کر لیا تھا. اب کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس کی بات کرتے ہیں. لیٹر وی ول ڈسکس ویزا اینڈ PR پروسیس ان میکسیکو. دنیا کا سب سے بڑا پیرامڈ یعنی اہرام میکسیکو میں ہے جن کو چولولا کہتے ہیں، جو چولولا کے نام سے جانے جاتے ہیں. ایکچولی یہ 180 میٹر ٹال ہیں. یہ اہرام اب تک تعمیر کی جانے والی سب سے بڑی یادگاروں میں سے ایک ہے جس کی اساس اس کی بنیاد پر 1480 اسکوائر فیٹ ہے. چیچن اٹزا پیرامڈ نیو 7 ونڈرز آف دا ورلڈ میں سے ایک ہے. The longest and largest underwater cave system in the world is found in Mexico. US citizens سب سے زیادہ میکسیکو میں مائیگریٹ کرتے ہیں. یہ کوئی چھپی بات نہیں کہ میکسیکن سٹیزن سب سے زیادہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہائش پذیر ہیں، لیکن 2010 کے سینسس کے اکارڈنگ 7,50,000 US سٹیزن میکسیکو میں مائیگریٹ ہو چکے ہیں. میکسیکو has 34 UNESCO World Heritage Sites. میکسیکو میں میٹرو اور بسوں میں صرف خواتین کے لیے اسپیسیفک جگہ ہے، یعنی ایسی بسز اور میٹرو سروسز ہیں جن میں صرف خواتین سفر کر سکتی ہیں، جسے ہم only for ladies کہہ سکتے ہیں. So they have some specific service only for ladies in metro and in buses. نارتھ امریکہ کا سب سے پہلا پرنٹنگ پریس 1539 میں میکسیکو سٹی میں آیا تھا. نارتھ امریکہ کی سب سے پرانی یونیورسٹی بھی میکسیکو میں ہی ہے. The National University of Mexico UNAM was founded in 1551 by Charles V of Spain, یعنی چارلز 5 آف اسپین. ٹھیک ہے، یہ چارلز جو تھے ان کا نام چارلز 5 تھا اور اکثر انہیں چارلز وی آف اسپین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. 85 ایئرس بیفور ہارورڈ یونیورسٹی. تو یہ جو یونیورسٹی ہے یہ ہارورڈ یونیورسٹی سے 85 ایئرس پہلے جو ہے وہ یہاں میکسیکو سٹی میں اس کی اٹ واز فاؤنڈیڈ ان میکسیکو سٹی 85 ایئرس بیفور ہارورڈ یونیورسٹی. میکسیکو سٹی 6 سے 8 انچ کی شرح سے ڈوب رہا ہے جو کہ شہر کی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے ہے. اب اس کے ڈوبنے کی وجہ یہ ہے کہ جو اولڈ کلچر پیپل جو پرانے لوگ یہاں پہ رہتے تھے، میکسیکو کی بہت پرانی تہذیب ہے. اراؤنڈ 5 to 10,000 ایئرس بیفور اگو 5 to 10,000 ایئرس اگو. اور اس پرانی تہذیب کے حساب سے جو یہاں پر لوگ آباد تھے انہوں نے یہ جو میکسیکو سٹی ہے یہ جھیل کے اوپر کہا جاتا ہے کہ یہ کسی جھیل کے اوپر بنایا ہے. سو اب یہ شہر آبادی کی وجہ سے 6 سے 8 انچ ڈوب رہا ہے
یہ اس کی جو ایئرلی ڈوبنے کی جو شرح ہے اس شہر کی وہ یہ ہے۔ میکسیکو میں دنیا کا سب سے چھوٹا آتش فشاں ہے، یہ 43 فیٹ ٹال ہے۔ 2008 میں ایک بڑا انٹرسٹنگ قانون میکسیکو میں سامنے آیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ میکسیکن شیو کرتے ہوئے ڈرائیو نہیں کر سکتے، کیونکہ میکسیکنز زیادہ تر ڈرائیو کرتے ہوئے شیو کرتے تھے۔ اس لیے 2008 میں اس پر پابندی لگا دی گئی، کیونکہ دوران ڈرائیونگ شیو کی وجہ سے بہت زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے تھے۔ آپ کو یہ بات سن کے شاید حیرت ہو کہ کلر ٹی وی میکسیکو کی ایجاد ہے۔ گلمیرو گونزالس کیمارینا was an inventor who created the chromoscopic adapter for television equipment, which was an early color TV transmission system. میکسیکو میں 59 kinds کی کارنز ہیں، یعنی 59 قسم کی مکئی کی فصل ہے۔ ہماری ایک جو پچھلی ویڈیو تھی پیرو کے بارے میں، اس میں یہ بتایا گیا تھا، اس میں یہ تھا کہ 55 ٹائپس کی جو مکئی کی فصل ہے، 55 ٹائپ کی، وہ پیرو میں پروڈیوس ہوتی ہے، پیرو پروڈیوس کرتا ہے، اور میکسیکو 59 ٹائپ کی یا 59 قسم کی مکئی کی فصل پروڈیوس کرتا ہے، یا ان کے پاس 59 قسم کی مکئی اویلیبل ہے۔ میکسیکو چاندی کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے ویزا، پی آر اور پاسپورٹ کی۔ تو پاکستان میں میکسیکو کی ایمبیسی نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو میکسیکو کا ویزا چاہیے تو وہ ایران میں موجود میکسیکو کی ایمبیسی سے ویزا لگوا سکتا ہے۔ انڈیا میں میکسیکو کی ایمبیسی ہے، تو انڈینز کو انڈیا سے ہی اس کا ویزا مل جاتا ہے، وہ وہیں سے لگوا سکتے ہیں۔ اب جو پاکستانی دبئی، تھائی لینڈ، ملیشیا، سعودیہ یا پاکستان سے باہر کسی بھی کنٹری میں ہے اور ان کے پاس وہاں کا ریزیڈنس پرمٹ یا ورک پرمٹ ہے، تو وہ وہیں سے میکسیکو کا ویزا لگوا سکتے ہیں۔ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے میکسیکو کے ویزا کا، وہ یہ ہے کہ ویزا لینے کے بعد جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ میکسیکن امیگریشن کافی اسٹرکٹ ہے، اور ویزا لینے کے بعد جب آپ میکسیکو جاتے ہیں تو وہ وداؤٹ ریزن، یعنی جو امیگریشن ہے ان کی، وہ وداؤٹ ریزن آپ کو ڈپورٹ کر دیتی ہے۔ زیادہ تر لوگ میکسیکو سے یو ایس جاتے ہیں، وہ یہ ریزن دیتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ میکسیکو سے لوگ یو ایس جاتے ہیں، اس لیے وہ، یعنی ہمارے لوگ انڈین اور پاکستانی، اس کی بات کریے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، وہ کیا کرتے ہیں پھر ان کو انٹری نہیں دیتے، ڈپورٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس کا ایک اور سلوشن ہے، یعنی آلٹرنیٹیو وے، تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ اگر آپ سنگل ہیں اور میکسیکن پاسپورٹ میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ میکسیکو سے کسی لڑکی کو اپنے ہوم کنٹری یا جہاں بھی آپ ہیں، آپ اسے بلوا کر، میکسیکن لڑکی کو بلوانے کے بعد آپ نے اس سے شادی کرنی ہے، اور پھر آپ کو فیملی ری یونین کا ویزا ملتا ہے۔ فیملی ری یونین کا ویزا ملنے کے بعد آپ کو انٹری آسانی سے مل جاتی ہے۔ اب جب آپ میکسیکو پہنچ جاتے ہیں تو 3 months میں آپ آپ کو میکسیکو کا ریزیڈنٹ کارڈ مل جاتا ہے، یعنی آپ نے وہاں پر جا کے جو ان کا پروسیس ہے اس کو فالو کرنا ہے، بتانا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ میکسیکن لڑکی سے شادی کی ہوئی ہے، تو اس پروسیس کے اکارڈنگ وہ پھر آپ سے کہیں گے آپ ڈاکیومنٹ جمع کروائیں، آپ ڈاکیومنٹ سبمٹ کروائیں گے، اور پھر ان ڈاکیومنٹس کی سبمیشن کے 3 ماہ بعد آپ کو ریزیڈنٹ کارڈ مل جائے گا۔ پھر ریزیڈنٹ کارڈ لینے کے بعد قانوناً آپ کو 2 سال میکسیکو میں رہنا ہے، یعنی یہ میکسیکو کا لاء ہے کہ اگر آپ کے پاس ریزیڈنٹ کارڈ ہے تو ریزیڈنٹ کارڈ لینے کے بعد آپ 2 سال میکسیکو کے اندر رہیں گے، میکسیکو کی ہی حدود میں رہیں گے، اور اس کے بعد آپ سٹیزن شپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے ریزیڈنٹ کارڈ لیا، 3 months کے بعد آپ کو
3 months میں آپ کو ریزیڈنٹ کارڈ مل جائے گا. اس کے بعد جو لا ہے، لا کے اکارڈنگ آپ نے 2 سال وہاں میں ود ان میکسیکو رہنا ہے اور پھر آپ سٹیزن شپ کے اہل ہیں. سٹیزن شپ کا پروسیس 6 منتھ سے 1 سال تک کا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح میکسیکو پہنچنے کے بعد آپ 3 سال میں میکسیکو کا پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں. میکسیکن پاسپورٹ پر 159 کنٹریز میں انٹری ہے. لیکن اگر ہم اس چیز کو برازیل کے ساتھ کمپیئر کریں تو برازیل میں آپ کو 2 سال میں پاسپورٹ مل جاتا ہے. آپ ویزا بھی لگوا کے آئیں تو برازیلین امیگریشن آپ کو کسی قسم کی پرابلم کیے بغیر آپ کو انٹری بھی دے گی. آپ یہاں پر لیگل انٹر بھی ہوں گے اور اس کے بعد آپ کو یہاں کا جو پروسیس ہے وہ پورا کرنے کے بعد 2 سال میں پاسپورٹ مل جائے گا اور برازیلین پاسپورٹ پر 170 کنٹریز میں انٹری ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی، اچھی بھی لگی ہوگی. اف سو ڈونٹ forget ٹو سبسکرائب دا چینل اور ویڈیو کو جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس کو بھی ضرور دیکھیے گا. اینڈ دین آفٹر اس کے بعد میں سارا پروسیس بتاؤں گی. میکسیکو کی آج ہی ہسٹری بتانے کا یہی پرپز تھا کہ جب میں آپ کو نیکسٹ پروسیس بتاؤں بائی روڈ، برازیل سے بائی روڈ یو ایس جانے والا، تو اس میں یہ میکسیکو اور جو نیکسٹ کنٹری میں بتاؤں گی یہ اس کے راستے میں آتے ہیں. تو یہ بتانے کا پرپز یہی تھا. اینڈ دین ان دا فائنل ون، ان دا تھرڈ ون، آئی ول ایکسپلین یو کہ وہ سارا پروسیس کیا ہے. آپ کو کسی قسم کی بھی اگر کوئی انفارمیشن چاہیے تو نیچے ڈسکرپشن میں میرے ہسبینڈ کا نمبر ہے، آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. I'll see you in the next one. خدا حافظ.